नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आपका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। याद रखिएगा, इस पहली बैठक में 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उठाते हुए इस बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनसीडीसी। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, अर्थात ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यदि हम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो महामारी विज्ञान में अनुसंधान और संचारी रोग का नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये जो एनसीडीसी है, इसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज अर्थात एनआईसीडी के नाम से जाना जाता था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतनी बात आप यहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिस समिति का गठन किया गया है, वो समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो याद रखिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है। याद रखिएगा, इस समिति में 47 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये यूनाइटेड किंगडम कहां पर है। तो ये मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। और यूके में कौन कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, यूके में ग्रेट ब्रिटेन का पूरा हिस्सा और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग शामिल होता है। याद रखिएगा, इसकी राजधानी लंदन है। और यदि हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या है, तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल किया गया, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूर्वी आर्थिक मंच से संबंधित है। याद रखिएगा, इस पूर्वी आर्थिक मंच को शॉर्ट फॉर्म में EEF के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो पूर्वी आर्थिक मंच है, ये किस उद्देश्य से गठित किया गया था? तो इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटना। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि रूस और एशिया प्रशांत देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने का ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। याद रखिएगा, ये जो पूर्वी आर्थिक मंच है, इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो प्रत्येक वर्ष रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित की जाती है। अगर हम इसके करंट में बैठक को देख लें तो जो 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक है, इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया और इस 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में 60 देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए। यदि हम 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक की थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी द पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। द पाथ टू द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये इस थीम के साथ 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक संपन्न हुई। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला टॉपिक है धौलावीरा से संबंधित। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहां पर है। तो याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ में सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। याद रखिएगा, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। और यहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो पूछा जाता है उन्नत जल प्रबंधन से संबंधित। तो याद रखिएगा, उन्नत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में थी। याद रखिएगा, धौलावीरा से ही सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक और प्रश्न बनता है वो ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी का स्थल था जिसके नगर 3 भागों में विभाजित थे? तो आपका जवाब होगा धौलावीरा। इसमें पहला भाग था दुर्ग भाग, दूसरा मध्य नगर और तीसरा था निचला नगर। याद रखिएगा, धौलावीरा हड़प्पा का वह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से खेल का मैदान मिला है। क्लियर? अगला प्रश्न है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित। याद रखिएगा, 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। यह टेलीस्कोप नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है और ये L2 लैग्रेंज पॉइंट पर है। अब ये प्रश्न उठता है, ये जो L2 लैग्रेंज पॉइंट है ये क्या है? तो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं में से एक है L2 लैग्रेंज पॉइंट। याद रखिएगा, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 30 डोरैडस अर्थात टारेंटुला नेबुला नामक नेबुला की तस्वीर को कैप्चर किया था। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, दिल्ली के राजपथ का नाम
कर्तव्य पथ कर दिया गया है। याद रखिएगा ये जो राजपथ है ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग को कहा जाता था, अब इसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। याद रखिएगा आजादी के पहले राजपथ का क्या नाम था, तो याद रखिएगा किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर किंग्सवे के नाम से इस राजपथ को जाना जाता था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ रखा गया, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 को हुई थी और ये एशिया का प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन डेल फियरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। यदि बात कर ली जाए भारत की उन लोगों की जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है तो उसमें मदर टेरेसा, अरुण शौरी, महाश्वेता देवी, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रवीश कुमार, सोनम वांगचुक और अंशु गुप्ता का नाम शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहां और कब किया गया, तो याद रखिएगा 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ और ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल था इसकी मेजबानी गुजरात ने की थी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था तो आपका जवाब होगा सावज। गुजराती में इसका अर्थ होता है शेर। यदि आपसे पूछा जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या थी तो आपका जवाब होगा सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। क्लियर है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। याद रखिएगा ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल था ये गुजरात के 6 शहरों में खेला गया। पहला था अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मोंगला और चटगांव बंदरगाह कहां पर है, तो याद रखिएगा मोंगला और चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश के बंदरगाह है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ, तो याद रखेंगे उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनने की पूरी संभावना है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। इससे रिलेटेड कई बार विभिन्न तरीके से प्रश्न को पूछा गया है, तो जरा इसको होलिस्टिक अप्रोच में कवर करते हैं। मानव विकास सूचकांक को शॉर्ट फॉर्म में एसडीआई कहा जाता है और 2021 का ये इंडेक्स सितंबर 2022 में जारी किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। याद रखिएगा इस सूचकांक में 119 देशों में भारत का 132वां स्थान था। याद रखिएगा पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था। कई बार आपसे पिछले रैंकिंग को भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 2020 में 189 देशों में भारत का 131वां स्थान था। यदि मानव विकास सूचकांक 2021 के थीम की बात कर ली जाए तो अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड के नाम से इस मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट को जारी किया गया था। एक बार और मैं इस थीम को रिपीट कर दे रहा हूं, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। क्लियर? याद रखिएगा ये जो मानव विकास सूचकांक है ये 4 संकेतकों पर आधारित है। इसमें पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, तीसरा है स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अर्थात जीएनआई। क्लियर है? तो ये 4 ऐसे संकेतक हैं जिस पर मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। इससे भी संदर्भित कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में आपसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, मानस, तिस्ता, सियांग और कौन सी नदी है? संकोश। इन नदियों को याद रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कई बार परीक्षाओं में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आगे है कुछ अधिनियम से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला अधिनियम दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित है। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कलम नो कार्निवल। याद रखिएगा ये जो कलम नो कार्निवल था ये एक पुस्तक मेला था। अब प्रश्न उठा जा रहा है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो याद रखेंगे कलम नो कार्निवल पुस्तक मेला नव भारत साहित्य मंदिर अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रतिष्ठित डायमंड लीग की फाइनल जो प्रतियोगिता थी उसको किसने जीता, तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित डायमंड लीग का फाइनल खिताब नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं और ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा प्रतिष्ठित डायमंड लीग के जो फाइनल प्रतियोगिता थी जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता, इसमें दूसरे स्थान पर जैकब वार्डलेज का स्थान रहा और ये जो जैकब वार्डलेज थे ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं। याद रखिएगा ये जो प्रतिष्ठित डायमंड लीग का आयोजन था ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे अर्थात वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट किया गया। यहां पर कुछ बातें इससे कोरिलेट करना होगा आपको, जैसे भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ साथ 2070 तक शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता भी भारत ने जाहिर की है। तो ये तीनों फैक्ट आप इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगले प्रश्न में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अब इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत संशोधन किए गए, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जरा इसको संक्षिप्त में और सारगर्भित तरीके से कवर किया जाए। याद रखिएगा ये जो 42वां संविधान संशोधन था, ये मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। क्लियर है? अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 क की, जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आपको पता है कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। अगला देखिए, यहां पर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करने का जो प्रावधान है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लाया गया था। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जब राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी कर दिया गया, तो कई सारे इस पर विचार आने लगे और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें कुछ ढील दी गई। क्या ढील दी गई? कि अब राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है, तब आपका जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुई, तो आपका जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। याद रखिएगा संविधान के भाग 14 क में जो प्राधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल जोड़ा गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए, आप सभी को पता है कि नीति निदेशक तत्व में 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें पहला था अनुच्छेद 39 क, जिसके तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। यह भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 43 क, इसमें उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48 क, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है, यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? अगला देखिए, आप सभी जानते हैं कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो उसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 की व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 352 के तहत पहले संपूर्ण भारत में आपातकाल लगाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपूर्ण भारत के बजाय भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने की व्यवस्था की गई। क्लियर है? अगला है, राज्य में यदि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार वहां पर सैन्य बल भेज सकती है। इस बात का प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। इसे राज्य के मामले में दखलंदाजी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में लाया गया। यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, तीसरा है नापतौल, चौथा है न्याय प्रशासन और पांचवा है अधीनस्थ न्यायालयों का गठन। क्लियर? ये 5 विषय ऐसे हैं जिनको राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है गगन स्ट्राइक अभ्यास। याद रखिएगा ये जो गगन स्ट्राइक अभ्यास है, ये 4 दिवसीय अभ्यास है जो कि भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा पंजाब में आयोजित किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय सेना की तरफ से खड़गा कोर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लद्दाख से संबंधित है। यहां पर यह बात आपको जानना आवश्यक है कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूटी बना, यानी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना। याद रखिएगा लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूटी है। और लद्दाख में यदि पूछा जाए कि जिले कितने हैं, तो यहां पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। याद रखिएगा लद्दाख की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो लेह है और शीतकालीन राजधानी कारगिल है। याद रखिएगा भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला यूटी लद्दाख है। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और लद्दाख को यूटी बनाए जाने की जो मांग है बहुत लंबे समय से चल रही थी, और जो इसकी सर्वप्रथम मांग है वो सांसद कुशोक बगुला रिनपोछे के द्वारा उठाई गई थी। क्लियर? अगला देखिए,
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद अर्थात एनएमएचसी से संबंधित। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना लोथल गुजरात में की गई। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है ये किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, तो पोत पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि तोताए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। कई बार उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको अमीर खुसरो के जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि हम अमीर खुसरो की रचनाओं को देखें तो आईने सिकंदरी, खजाइनुल फतह और नूह सिपहर ये तीनों रचनाएं अमीर खुसरो से संबंधित हैं। क्लियर है? एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आईने सिकंदरी, खजाइनुल फतह और नूह सिपहर। याद रखिएगा ये जो अमीर खुसरो था इसने 11 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मॉक्सी से संबंधित, MOXIE। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को आपको ध्यान में रखना होगा। इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इंसिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या फुल फॉर्म है? मार्स ऑक्सीजन इंसिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यहां पर याद रखिएगा ये जो मॉक्सी है ये नासा के परसिवेरेंस रोवर मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। आप सभी को पता है कि परसिवेरेंस रोवर मिशन जो है ये मंगल ग्रह से संबंधित है। याद रखिएगा इस मॉक्सी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण से ऑक्सीजन बनाया जाता है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। यदि हम बात करें JAXA की तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करें रॉसकोसमॉस की तो ये रूस की स्पेस एजेंसी है। कई बार इससे संदर्भित प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है WEST पहल। याद रखिएगा ये जो WEST पहल है ये पहल भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मैप अर्थात ISTEM जो कि एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, इसने इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की पहल की शुरुआत की है। क्लियर? यानी ये जो WEST पहल है इसकी शुरुआत ISTEM एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल के द्वारा की गई। याद रखिएगा इस WEST पहल का जो मूल उद्देश्य है वो विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रयास को मजबूत करना है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक रामचंद्र माझी का निधन हो गया है। याद रखिएगा ये जो रामचंद्र माझी है इनका जन्म 1925 में बिहार के सारण में हुआ था और ये जो माझी साहब हैं ये लौंडा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। क्लियर? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री से संबंधित। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। 10 सितंबर को इनकी जयंती मनाई गई। याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत साहब का जो जन्म है वो 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुई। याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत साहब को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनकी जयंती कब थी? 10 सितंबर को। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे उच्च न्यायालय से संबंधित पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये जो उच्च न्यायालय है इसकी व्यवस्था भाग 6 में की गई है और अनुच्छेद 214 से 231 में इसके बारे में विवरण दिया गया है। अगर अनुच्छेद 214 की बात कर लें तो ये राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें दी गई है। अनुच्छेद 231 में कहा गया कि संसद यदि चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 राज्यों एक यूटी के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। क्लियर? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत। याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कई बार आपसे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय का गठन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। कई बार आपसे उच्च न्यायालयों की स्थापना के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था इसका गठन 1 जुलाई 1862 को हुआ। बंबई उच्च न्यायालय का गठन 14 अगस्त 1862 को और मद्रास उच्च न्यायालय का गठन 15 अगस्त 1862 को और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 17 मार्च 1866 को किया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न टॉन्स नदी से संबंधित है। याद रखिएगा ये जो टॉन्स नदी है इसका उद्गम बंदरपूछ पर्वत से है। याद रखिएगा ये जो टॉन्स नदी है ये 12 मासी हिमालयी नदी है जो कि गढ़वाल उत्तराखंड से होकर बहती है। याद रखेंगे ये यमुना की सहायक नदी है। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया। ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन था इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी अवधारणाओं से कार्य तक, एक स्मार्ट, टिकाऊ सड़क सुविधा, गतिशीलता और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की ओर, ये इसकी थीम थी। याद रखिएगा इस राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के संदर्भ में।
याद रखिएगा, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, वो थी प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब थे और इनके साथ 6 अन्य सदस्य इस समिति में थे और कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 7 होती है। यहां से भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, समिति की जो नियुक्ति है 29 अगस्त 1947 को हुई थी। आपसे यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि संविधान सभा के मुख्य सलाहकार कौन थे, तो आपका जवाब होगा बी एन राव। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से संबंधित। याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को शॉर्ट फॉर्म में आईपीईएफ के नाम से जानते हैं। इसे 22 मई 2022 को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है, इसमें भारत भी शामिल है। अभी हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित आईपीईएफ के मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये इसका नया डेवलपमेंट है। याद रखिएगा, ये जो इंडो पैसिफिक इकोसिस्टम फ्रेमवर्क है, इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कई और देश इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो 2+2 वार्ता है, इसमें भारत ने कितने देशों के साथ इसमें सहमति हस्ताक्षरित की है। तो याद रखिएगा, 2+2 वार्ता भारत की 4 देशों के साथ होती है। वो 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। याद रखिएगा, ये जो 2+2 वार्ता है, इसमें दोनों देशों की तरफ से उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की जाती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुक्त भारत केंद्र अर्थात फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहां और कब और किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, ये जो मुक्त भारत केंद्र है, जिसको फ्री इंडिया सेंटर कहते हैं, इसकी जो स्थापना है वो बर्लिन में की गई थी। क्लियर है? और बर्लिन के बाद इसका विस्तार रोम और पेरिस तक हुआ। याद रखिएगा, ये जो फ्री इंडिया सेंटर है, इसकी स्थापना 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के अंतर्गत एक अस्थायी शाखा के रूप में किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष ACN नाबिम्बियार साहब थे। क्लियर है? क्या नाम था? ACN नाबिम्बियार। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आपसे इस प्रकार के भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, जो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना थी, ये भारतीयों का जो स्वतंत्रता का मूवमेंट था, उसमें यूरोपीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर इससे सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित कुछ और फैक्ट जो करंट में चर्चा में रहे, उनको देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित जो प्रतिमा है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये इंडिया गेट के समीप इसका अनावरण हुआ। याद रखिएगा, ये जो ग्रेनाइट पत्थर है, इसका जो एक अखंड पत्थर था, वो तेलंगाना के खम्मम से दिल्ली लाया गया था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस की ये 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति बनी, इसका निर्माण अरुण योजीराज के नेतृत्व में किया गया। क्लियर है? ये एक मूर्तिकार है। अगला देखिए, अगला है QRSAM। अब ये जो QRSAM है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखिएगा, ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है और इस मिसाइल का भी हाल ही में 6ठा सफल परीक्षण किया गया। और ये 6ठा सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO और भारतीय सेना के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थान से। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो QRSAM है, ये हवाई हमलों से सेना के चलते हुए बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा के लिए इसको निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, INCOVACC। याद रखिएगा, इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है और इस वैक्सीन को बूंदों के जरिए नाक से लिया जा सकेगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिएगा, यह प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच है और इसकी जो पहली इकाई का उद्घाटन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा दिल्ली में किया गया और ये पहली इकाई 320 मेगावाट की है। याद रखिएगा, ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इस परियोजना के तहत बांग्लादेश को 1320 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। इस प्रकार यहां पर आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।